हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। अभी कुछ दिनों पहले फार्मेसी के लिए नए रिफॉर्म्स आए हैं जिनके मतलब जो पहले एक बार जो कफ सिरप के रिगार्डिंग या जो बच्चों की मेडिसिन के रिगार्डिंग एक इशू हो गया था पहले, जिससे कई बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी और कईयों की जान भी चली गई थी। तो उसको देखते हुए अभी जो है काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस का थोड़ा सा रिफॉर्म्स किया गया है कि सबसे पहला रिफॉर्म तो ये है कि कोई भी जो कफ सिरप है या फिर कोई भी जो बच्चों की सिरप हैं या H1 जो भी ड्रग हैं, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट जो है नहीं डिस्पेंस करेगा, मतलब लोगों को डायरेक्टली नहीं देंगे। तो पहला रिफॉर्म यही था। इस पर जो है काफ़ी थोड़ा सा विवादित चीज़ें प्रकट हुई थी, मतलब थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर हुई थी। अब नाराज़गी का इशू वैसे तो देखो, ये जब पढ़ाई होती है ना फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट के लिए जब ट्रेनिंग होती है तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आप जो है आपका काम डिस्पेंसिंग का, कंपाउंडिंग का और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रीड करके एक्यूरेट डोज के हिसाब से मेडिसिन को आपको डिस्पेंस करना है। तो इसका इतना सा काम होता है फार्मासिस्ट का। अब इसका पीछे थोड़ा सा रीज़न ये हो सकता है कि भाई मतलब मैक्सिमम फार्मासिस्ट का मानना ये है कि ऐसे तो फिर मतलब हम प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन नहीं दे पाएंगे। तो वो तो पहले ही मतलब रूल रेगुलेशन में मेंशन है कि भाई आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही मेडिसिन दोगे। तो मेरे ख्याल से तो ये रूल नया नहीं है। हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा काम पे इम्पैक्ट पड़े या जो भी है, उस हिसाब से नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब नाराजगी जाहिर की थी फार्मासिस्ट ने। दूसरा आया था कि जिनका टर्नओवर जो है 50 लाख से ऊपर है, जिस भी फार्मेसी का, यानी उनका एनुअल टर्नओवर इतना है, तो उनको जो है पूरा काम डिजिटल रूप में करने का यहाँ पर रिफॉर्म है। और तीसरा ये है कि जो स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस होंगे, जो कि मतलब फार्मेसी का रिन्यूअल के और फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए, ये भी चलो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे ही पहले स्ट्रिक्ट है, लाइसेंस ही नहीं आते हैं एक एक साल तक, इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो क्या ही होगा। तो ये हो गया। और एक ये है कि जो रजिस्ट्रेशन मतलब दो मेडिसिन का रजिस्टर है, जैसे H1 ड्रग्स होती हैं। H1 बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स वगैरह इंक्लूड होती हैं या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, तो उनका भी ये है कि भाई वो पहले भी था, अभी भी है कि भाई उनका एक रजिस्टर मेंटेन करे। वो मेंटेन मेरे ख्याल से कोई करता नहीं है, वैसे करना चाहिए, वो बेहतर चीज़ें होती हैं उसके लिए। तो ये रूल रेगुलेशन आया है कुछ। अब इनके खिलाफ थोड़ा सा है नाराजगी फार्मासिस्ट की। अब एक फार्मासिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई जो गांव देहात है वहाँ पर फार्मासिस्ट का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कौन लिखेगा। देखो, अब मेरे हिसाब से ये बात सही भी है कहीं ना कहीं। और इस बात का थोड़ा सा ये भी दिक्कत है कि भाई अगर आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर गाँव में, तो फिर आपको एंटीबायोटिक वगैरह इरेशनल तौर पर देने की तो ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कोई मांगता, अब आजकल मेरे ख्याल से हर घर में 10 से 12 मेडिसिन जो है हर एक डब्बा सा बना के रखे हुए हैं लोग। तो ये ऐसी सिचुएशन है, लोग गूगल से देख के मेडिसिन ले रहे हैं, और आम सी जो एंटीबायोटिक हैं, एजिथ्रोमाइसिन जैसी, गला खराब एजिथ्रोमाइसिन ले, तो वो कहीं ना कहीं आप बेच रहे हैं तो ही खरीद रहे हैं ना लोग। तो एंटीबायोटिक को आप देने से मना करो, बाकी चीज़ें बेचो। आप ओटीसी मेडिसिन है इतनी सारी। तो ये तो देखो इरेशनल यूज है ना, फिर आप भी इसका मतलब रूल रेगुलेशन के खिलाफ हैं। तो मानते हैं भी प्रिस्क्रिप्शन देने वाला नहीं है, तो आप उनका प्रॉपर सीबीसी वगैरह कुछ जांच वगैरह कुछ तो करवाइए। तो आप ऐसे ही एंटीबायोटिक अंदाजे से देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर वो तो कहने कि या भी दे देंगे। कितने साल चलेंगे एंटीबायोटिक? 5 साल चल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल चल जाएंगे। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद वायरस ही बनेगा। वायरस जो है उसका डिजीज होगा, उसमें एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती हैं। तो फिर क्या, उसके बाद भी तो फिर बंद ही करनी पड़ेंगी। तो इरेशनल यूज है, जहाँ तक आप, एक मेरे हिसाब से एक अच्छी प्रैक्टिस वही होती है जहाँ आपको पता हो कि एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है। तो फिर फायदा क्या फार्मेसी या डॉक्टरी या जो भी पढ़ने का, अगर आपको यही नहीं पता है तो मेरे हिसाब से तो देखो ठीक है, रूल रेगुलेशन होना चाहिए। बट अगर वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला नहीं, तो आप अपने तौर पर
देखिए कि इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस में आए हुए हैं तो इतना तो देखना पड़ेगा ना। और बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत ये है फार्मासिस्ट के साथ, मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को वो नहीं कर रहा, डिस्क्लेमर ऑन अपना। तो ये है ना, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जुड़ा हुआ है आपका सिस्टम। आप मतलब ये है कि फार्मेसी चलानी नहीं है आपको, फार्मेसी केवल खोलनी है। उसके बाद आपको फिर वही प्रैक्टिस करनी है, जैसा मतलब आरएमपी करते हैं कि बस। और आपके पास वो है कि लाइसेंस हो गया, उनके पास लाइसेंस नहीं है, ये फ़र्क हो गया। काम आपको वही करने हैं। मतलब आपने 10-12 मेडिसिन रट दी हैं, अब 10-12 मेडिसिन पे आपका कुछ चलेगा। किसी को कुछ लगा दिया, किसी को आईवी लगा दी, किसी को कुछ। तो वो इरेशनल यूज ही है वैसे तो। आपका काम ही नहीं है वो डिस्पेंसिंग और उसके कंपाउंडिंग का आपका काम है। ये दिक्कत आपको इसलिए हो रही है कि आप, क्योंकि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ झुके हुए हैं ना, तो क्योंकि आप अपना काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, पेशेंट भी देख रहे हैं। या तो फिर सही तरीके से देखो। देखो, मैं इसके खिलाफ नहीं कि आप क्लिनिक मत चलाओ या पेशेंट मत देखो। देखो, आपको देखने हैं तो फिर आप सही तरीके से देखो, प्रॉपर डोजिंग के साथ देखो, उनका टेस्ट वगैरह करवाओ। अब मैक्सिमम पेशेंट जो है गाँव या देहात या शहर में भी लगा लो तो टेस्ट ही नहीं कराते हैं। वो पहले गूगल वूगल से देख लेते हैं, आके आपसे मांग लेते हैं। और आप उनसे ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते भी ये सही नहीं है वो सही नहीं, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। वो कह देंगे फार्मासिस्ट है, तेरा काम तो है ही नहीं, तेरा काम तो दवाई देने का है, तो आप दवाई दो। तो आप मना करिए। एंटीबायोटिक के लिए तो खास तौर पर मना करिए, बाकी चीज़ें जो देनी है वैसे हर मेडिसिन पर मेंशन है कि भाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको सेल ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप सेल कर भी रहे हैं तो फिर उसका उसकी प्रॉपर डोजिंग उसका आपको पता होना चाहिए, और उसका एक मेंटेन करिए रजिस्टर। ये रूल रेगुलेशन में है, ये तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आप फार्मेसी में पूरा दिन बैठते हैं, तो आपको पता ही है रूल रेगुलेशन का। तो ये सब चीज़ें हैं, देखो रूल रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ते हैं। और मेरे हिसाब से ये है, कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत है। अब हमारी फैमिली है, अब मैं भी मतलब अपना क्लिनिक चला रहा हूँ या जैसे प्रैक्टिस करता हूँ, तो फिर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इरेशनली आप कुछ भी दे रहे हैं, तो देखो देखना पड़ता है। अब कई पेशेंट ऐसे में नाराज़ हो जाते हैं, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं होती है, तो फिर उनका विदाउट टेस्ट हम क्या दे देंगे उनको। तो नाराज़ होते तो भाई हो जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिस तो बढ़िया से ही करनी पड़ेगी। तो क्योंकि अपना भी परिवार है, अपने भी परिवार में मान लो कोई चीज़ आप इरेशनली मेडिसिन पे मेडिसिन दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक साइड इफेक्ट भी है। बहुत मेडिसिन कोई अच्छी तो होती नहीं है। तो यही है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ध्यान रखें, बढ़िया है। कुछ रिफॉर्म्स ठीक होते हैं, देखो कुछ का अपोज तो होते ही है। तो फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है उनकी। बाकी कुछ खराब है तो देखो उसके बारे में कहना भी पड़ता है, कुछ के अमेंडमेंट की भी करनी चाहिए कोशिश। ऐसा नहीं कि भाई सब चीज़ें आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें सही हैं, जो सही होती हैं उनको मानो, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। ये सबके लिए है। तो यही था आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।